अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। थोड़ा ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं डाल सका था, तो उसके लिए माज़रत है आप लोगों से। चलें, आज आप लोगों के लिए एक क्लास बनाई है और क्लास का टॉपिक तो आपको बताता ही हूँ। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि आने वाले जो ट्यूटोरियल्स क्लासेस वगैरह और टूल्स वगैरह आप तक ना पहुँच सके। चलें, क्लास की तरफ चलते हैं। और आज का जो टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए कि हाँ जी, हम जो रोज़मर्रा में जो यूज़ करते हैं लफ्ज़ IMEI, बेसिकली IMEI होता है। हम लोग लगे रहते हैं उर्दू में आईमी 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 आईमी। आईमी नहीं होता कुछ भी, IMEI होता है। ये सारा कुछ अलग अलग होता है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है IMEI। इसको डिटेल में जान लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है, क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो पहले आपको बता दूं कि आईमी क्या होता है। आईमी एक शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई का। ठीक है, इसको इसके सारे के एक एक वर्ड ले लो पहले पहले, तो IMEI बनता है। तभी मैं कह रहा था कि आईमी नहीं है, IMEI है, क्योंकि ये अलग अलग लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है। 15 डिजिट का होता है। हर मोबाइल का अपना अलग होता है। ठीक है, यूनिक होता है, तभी वो मोबाइल यूनिक होता है। उसका यानी कि उसकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी से पहचाना जाता है मोबाइल। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर जब जाता है। ठीक है, और उसी से रिकॉग्नाइज होता है कि इसको ये ब्लॉक है या ऑन है या क्या है। ठीक है, इसकी सीधी सारी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि आईमी को हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे हमारा खुद का शनाख्ती कार्ड नहीं होता या CNIC होता है जो हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारी जो डिटेल होती है वो बताती हैं कि मैं अदनान हूँ। जैसे मैं, मेरा CNIC उसके ऊपर अदनान लिखा हुआ है, तो मैं उस CNIC की इन्फॉर्मेशन से पहचाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही IMEI नंबर जो है ना, वो आइडेंटिफाई करता है मोबाइल को। अब थोड़ा सा मैं आपको ना डिटेल में बताता हूँ कि आईमी का स्ट्रक्चर, जो IMEI है उसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुझे भी आदत पड़ी हुई है आईमी आईमी, तभी मैं आईमी आईमी बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, हमें पता है 15 डिजिट का होता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि ये इसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल कौन है, कौन सा है, मॉडल कौन सा है। ठीक है, तो जो शुरू के 8 डिजिट का टैग कोड होता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है हमारा कौन सा मॉडल है, यानी कौन सी कंपनी का मॉडल है कौन सा, और उसका और कौन सी कंपनी है और कौन सा मॉडल है, ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं कैसे कि टैग जो कोड फर्स्ट 8 डिजिट जो होते हैं वो बताती है कंपनी की इंफॉर्मेशन, साथ में बताती है मॉडल, मॉडल फैमिली। ठीक है, और बाकी जो 6 डिजिट होते हैं वो SNR होते हैं, यानी यूनिक सीरियल नंबर होता है, जो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट होता है। ठीक है, चेक लास्ट जो डिजिट होते हैं ना बकाया जो बचे हुए, वो वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, IMEI कंपनी का पता कैसे चलता है उसकी, यानी कि हमें मुख्तलिफ मॉडल्स ये हैं, जो वीवो है, ओप्पो है या बाकी हैं, तो इनका हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मोबाइल यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ IMEI नंबर हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी हम ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी मॉडल का है। ठीक है, तो जो आपको शुरू में बताया कि हाँ, पता चल सकता है, ब्रांड का पता चल सकता है, मॉडल का पता चल सकता है, और रीजन का भी पता चल सकता है, जो कि आपको ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे आपकी रैम और स्टोरेज का पता लगेगा, ये नहीं हो सकता। ना कलर का पता चलेगा, ना ही मार्केट का वर्जन, या जो भी हम उसको कहेंगे, ये चीज़ें आईमी से कन्फर्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हम आईमी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, करते कैसे हैं, यानी हमें पता कैसे चलता है कि IMEI हमने मोबाइल से कैसे निकालना है, या कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा IMEI नंबर लगा हुआ है। तो उसके तकरीबन 2-3 तरीके हैं। जैसे कि हम मोबाइल के ऊपर डायल पैड में जब *#06# मिलाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक 15 डिजिट का कोड हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है IMEI
नंबर है जो कि हमारे मोबाइल का, ठीक है, जो हमारे मोबाइल का यूनिक नंबर है जिसके ज़रिए मोबाइल का पहचाना जाता है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, हम इसको फैक्ट्री फ़ोन सेटिंग से भी देख सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद, अबाउट में जाने के बाद हम IMEI की इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी देख सकते हैं। थर्ड, हमारे पास के बॉक्स होते हैं, मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं, उनके ऊपर बैक साइड पे लिखा होता है, ठीक है, वहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कुछ टूल्स लिखे हुए हैं मैंने, हैं तो बहुत सारे ही, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल की मदद से भी हम ये जान सकते हैं कि हाँ जी हमारा जो IMEI नंबर है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इतना उम्मीद है कि हाँ जी ऊपर तक का सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो क्लास की फाइल है ना, ये आप लोगों को ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, IME एरर्स जो होते हैं, IMEI एरर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमने कई कॉमन इश्यूज देखे हैं। नल IME, इनवैलिड IME मिसिंग होते हैं, ज़ीरो होता है, ठीक है, नो सर्विस आता है, इमरजेंसी आता है, बेस बैंड अननोन आता है, नेटवर्क अनलॉक आता है, ठीक है। काफ़ी सारे एरर्स हमने फेस किए होंगे, आप भी करते होंगे, मैंने भी बहुत सारे किए हैं। अच्छा, इनवैलिड IME की क्या वजूहत होती हैं? या IME आपका, IMEI जो है वो या तो आपका करप्ट होगा, तब भी इनवैलिड IME आएगा, ठीक है, या नेटवर्क उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आपने सिम डाली है, आपने सिम डालने के बाद, ठीक है, आपने सिम डालने के बाद जनाब साहब, ये जो है ना, ये आपने उसके लिखा आ रहा है इनवैलिड IMEI, वो बेसिकली आपके उस नेटवर्क ने आपकी उस सिम को एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली वो IME नंबर ब्लॉक है, या उसको उसके या स्टोलन है, समथिंग इस तरह का कोई मसला हो, ये भी एक तरीका है, इसकी वजह से भी ये मसला होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को ये अभी नीचे चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया। ये इसलिए IME का स्ट्रक्चर इसलिए बताया कि जो PTA है ना, वो एक स्पेसिफिक टैग्स को ना सपोर्ट करता है। हमारा जो PTA जो अलाउ करता है, उसकी मैंने एक PTA की वेबसाइट के ऊपर से एक लिस्ट निकाली थी जो कि बताती है कि आपके PTA अप्रूव्ड GSM टैग कौन कौन से काम करते हैं, जिसके शुरुआत 8619 49904 से, यानी वन प्लस का सेट 6 5, इसी तरह पूरी एक लिस्ट है, ये देख लें आप, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट है जो शो करती है कि कौन कौन से सेटों के टैग जो हैं, अगर 86 से शुरू हो रहे हैं कुछ के, और कुछ के टैग्स 35 से भी शुरू हो रहे हैं, तो ये जो हमारी PTA यानी कि हमारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, वो जिसको अलाउ करती है जिस टैग को, ये उसकी पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हाँ जी मैंने आपको इसके बारे में क्यों बताया, इतना IME स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलें, अब हम आ जाते हैं वहीं पे वापसी जहाँ पे हम थे। अच्छा, यहाँ तक हम इनवैलिड IME के बारे में हम जान चुके हैं कि किस वजह से होता है। अच्छा, अब इनवैलिड IME क्यों आता है, आता क्या है? एक तो हमने जान लिया कि नहीं, ये दो IME करप्ट होने की वजह से भी हो सकता है, और नेटवर्क हम ये ब्लॉक हो तो उसकी वजह से भी आ सकता है। लेकिन ये होता क्यों है? समटाइम्स रॉन्ग फ्लैशिंग कर देते हैं, गलत फ्लैशिंग कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा ये मसला पड़ता है। और समटाइम बैकअप के बगैर हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, तो हमारा जो IMEI है ना, वो करप्ट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि उस वो ऑलरेडी फ्लैशिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम एक डिफरेंट सेम फ्लैश फाइल राइट कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर मींस डिफरेंट फ्लैश फाइल का स्ट्रक्चर जो है ना, वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से भी IME आपके करप्ट हो जाते हैं समटाइम्स। और फिर होता ये है कि हम दोबारा कोई पुरानी फ्लैश फाइल, यानी जो उसकी ओरिजिनल होती है या उससे रिलेटेड फाइल होती है, फिर वापस लगाते हैं, तो हमारा IMEI भी वापस आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, और कुछ सेटों में हम अगर QCN डिलीट कर दें, या EFS फाइल को डिलीट कर दें, या NV डाटा को डिलीट कर दें, तो उससे भी यही कुछ होता है, आपका IMI इनवैलिड हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, या नेटवर्क नहीं उठाता।
अनऑथराइज पैच, आजकल ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है सैमसंग के सेटों में या किसी सेटों में जो पैच वाले सेट हैं, वन प्लस के हो गए या बाकी हो गए, उन सेटों में ये मसला आता है। अगर अनऑथराइज पैच किया हो और वो भी ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से भी नो सर्विस, इमरजेंसी या इनवैलिड सिम आ सकता है। हाँ, लास्ट में है डेड बूट रिपेयर करने के बाद भी अक्सर क्या होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम जब डेड बूट कोई सेट डेड आता है और उसका बैकअप नहीं ले पाते, तो हम जब उसको दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं, उसका आईएमआई या कोई भी चीज़ रिस्टोर करना, और वो नहीं हो पाती, यानी एनवी डाटा उसका रिस्टोर नहीं होता, एनवी रैम नहीं होती रिस्टोर, या ईएफएस या क्यूसीएन या वट, तो होता क्या है, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उसकी वजह से भी सेट जो है ना वो इनवैलिड आईएमआई शो करता है। ठीक है, अब एक चीज़ आ जाती है हमारी कि आईएमईआई और नेटवर्क लॉक में क्या ताल्लुक है। आईएमईआई जो मैंने आप लोगों को बताया वो जो है वो डिवाइस की आइडेंटिटी बताती है, उसका इतना काम होता है। लेकिन नेटवर्क लॉक क्या होता है, वो होता है कैरियर रिस्ट्रिक्शंस। कैरियर रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि एक सेट जो हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर जैज़ की, यूफोन की, जोंग की, ठीक है, टेलनॉर की सारी सिमें चलती हैं। लेकिन वही बंदा जब यहाँ से उस मोबाइल को बाहर के मुल्क ले जाता है, मिसाल के तौर पे ले जाता है, और वहाँ पे मिसाल के सऊदीया ले जाता है और वहाँ जाके एतिसलात की या कोई और सिम डालता है, जैसे ही डालता है उसका वहाँ पे शो होता है कैरियर लॉक्ड। ठीक है, कैरियर लॉक शो होता है, तो इसका मतलब है कि जो सिमें पाकिस्तान में वो पाकिस्तान कैरियर की चल रही थी, वहाँ पे वो एतिसलात के नेटवर्क की नहीं उठा रहा, वहाँ पे वो नेटवर्क लॉक हो गया है और अनलॉकिंग मांग रहा है, नेटवर्क अनलॉक। ठीक है, अगर IMEI इनवैलिड होगा तो नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अगर नेटवर्क लॉक हो तो स्पेसिफिक सिम नहीं चलाएगा, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अच्छा जी, दोनों ये अलग चीज़ें, लेकिन दोनों नेटवर्क से रिलेट करती हैं, जाहिर बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारा जो आप लोगों को बताना है वो है PTA क्या है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ की भी दे दूँ ना कि हाँ जी, हम लोग अब मैंने IMEI के ऊपर या क्लास रखी है और बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी डिटेल भी पता लग जाए। हमारा जो PTA है, यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ना, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो अलाउ करती है कुछ मोबाइल्स वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, लीगल मोबाइल्स जो पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी यानी कि यहीं पे उसका डब्बा पैक खोलते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो उसको अलाउ करता है। बाहर से आए हुए सेटों को अलाउ नहीं करता, उसके लिए उसका टैक्स जो है वो पे करना लाजमी होता है। ठीक है, समटाइम्स लोग उसका टैक्स पे करके उसको चला लेते हैं, ओके, चलता भी है। अच्छा जी, क्या है जी, चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारा जो सेट है वो PTA से अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके 2-3 मेथड हैं, वो आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि मोबाइल जो है लीगल है या नहीं उसका, या टैक्स पेड है या नहीं, या स्टोलन तो नहीं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर हम IMEI नंबर को 8484 पे सेंड करते हैं, तब भी हम उसकी डिटेल आ जाती है, हम समझ लेते हैं हमें उसकी डिटेल। ठीक है, टोटल डिटेल आ जाती है कि ये ब्लॉक तो नहीं है, या फलां तो नहीं है, या कोई मसला तो नहीं है। दूसरा है कि हमारे पास PTA ने एक DIRBS पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट है जो शो कराई हुई है, जहाँ पे हम IMEI पुट करते हैं। ठीक है, और उसमें भी हमें पता लग जाता है, स्टेटस आ जाता है कि हमारा जो IMEI है वो कंप्लाइंट है, ठीक है, नॉन कंप्लाइंट है या ब्लॉक्ड है। कंप्लाइंट में हम यानी कि अप्रूव्ड, इसका मतलब अप्रूव्ड होता है। नॉन कंप्लाइंट का मतलब होता है कि टैक्स इसका भरने वाला है, आप इसका टैक्स भरेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, और ब्लॉक का मतलब तो आपको समझ गया, स्टोलन है या समथिंग, कुछ इस तरह का मतलब। चलें, यहाँ तक आपको ये PTA का तकरीबन अब क्लियर हो गया होगा। PTA की अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये टैग की लिस्ट जो दी हुई है ना, मैंने भी आपको वही दिखाई है, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका जो IMEI नंबर है ना जो, ठीक है, वो कौन कौन से अलाउ करता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाँ जी आईएमआई अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से आईएमआई रिपेयर करने के मेथड हैं। ठीक है, एनवी राइट का मतलब हो गया, अगर एक मेथड होता है कि हम उसका आईमी राइट करते हैं एनवी राइट मेथड के ज़रिए, क्यूसीएन के रिस्टोर के ज़रिए, ईएफएस रिपेयर करने के बाद भी कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट बेस्ड सेट होते हैं, जैसे कि हम हवावे के सेट ले लेते हैं। ठीक है, और सर्वर बेस्ड रिपेयर भी होता है, जैसे कि हम चिमेरा वगैरह या बाकी और सर्वर यूज़ करते हैं तो ये सर्वर बेस भी आ जाती है। मेटा मोड और डायलॉग मोड में भी आप जानते ही होंगे, डायलॉग मोड से हम एसपीडी के कई मॉडल्स रिपेयर करते हैं और मेटा मोड से हम एमटीके के मॉडल्स को रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से सीपीयू का आईमी रिपेयर हो सकता है? अब जो टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन से जो सीपीयूज हैं उनका जो है आईमी रिपेयर हो सकता है। जैसे एमटीके है, मीडियाटेक हो जाता है, उनका जो ऑफिशियल टूल है मेटा मेटा मोड में लेके जाने के बाद उसके अच्छा, मेटा मोड में लेके जाके हम आईमी को रिपेयर कर सकते हैं। उसका एक टूल है एसएन राइट टूल, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। बाकी ये तो मैंने वैसे मेंशन कर दी कि मराइकल, अनलॉक टूल, डीएफटी प्रो और बहुत सारे इस तरह के, यूएमटी हो गया, कई इस तरह के टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप एमटीके के आईएमईआई नंबर्स को रिपेयर कर सकते हो। चेंजिंग की बात मैं आपसे करूँगा ही नहीं, वो इलीगल है, सिर्फ इसकी बात होगी। ठीक है, ईजी एंड कॉमन रिपेयर, यानी हमारे लिए ये बहुत इजी होता है, हम इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। क्वालकॉम में आ जाते हैं। अब क्वालकॉम के अंदर जो मेथड है ना इसको रिपेयर करने का आईएमईआई को, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके अंदर क्यूसीएन डायलॉग मोड के ज़रिए हम आईमी राइट करते हैं, और फिर वही टूल के बारे में आ गया। थोड़ा सा ना वो होता है इसमें ना, थोड़ा सा नॉलेज ना हो तो बंदा जो है ना क्वालकॉम में आईएमईआई रिपेयर नहीं कर पाता। यूएमटी, क्यूपीएसटी, चिमेरा और भी कई सारे टूल हैं जो क्वालकॉम के आईएमई को रिपेयर करने में मदद देते हैं, टूल्स इस तरह। एक्सोनियस सैमसंग का अपना ज़ाती सीपीयू है। ठीक है, जिसको रिपेयर करने के लिए उसका अगर आईएमईआई करप्ट हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जो ये ईएफटी से नहीं होता, ये गलत है। चिमेरा से कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे टूल हैं। अब सिग्मा जैसे हो गया, और साथ में ऑक्टोप्लस हो गया। ठीक है, ऑक्टोप्लस सैमसंग हो गया, और ये एक्सोनस सीपीयूज को उनके आईएमईआई नंबर को रीस्टोर करने में मदद देते हैं। ठीक है, मदद कर सकते हैं। एसपीडी के लिए राइट आईमी टूल उसका एक ऑफिशियल टूल है, और मैंने आप लोगों को टूल शेयर भी किया हुआ है। टूल का नाम नहीं आ रहा याद। एसपीडी का जो टूल है आईएमईआई रिपेयर करने का, पेंडोरा टूल जो है, ठीक है, वो भी आप इधर मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो भी आप उसके ज़रिए भी हम इजीली एसपीडी के सेटों के आईएमईआई को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो किरण लिखा हुआ है, मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। बेसिकली ये हवावे के जो सेट अब लेटेस्ट आते हैं जितने भी, ये उनके सीपीयू का नाम है। ठीक है, तो न्यू मॉडल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लॉक्ड हैं, उनके अंदर सिर्फ सर्टिफिकेट्स राइट होते हैं। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट राइट्स होते हैं वो पेड होती है। ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं ना, ये सिर्फ पेड ही हैं। ठीक है, ये पेड सर्विस के ज़रिए ही आप हवावे के जो मॉडल्स हैं ना, ठीक है, उनको रिपेयर कर सकते हैं। और ये ऑक्टोप्लस हवावे टूल है, उसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा ईएफटी के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। सिग्मा एक बॉक्स है, उसके अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये है कि हाँ जी, अगर हमारे पास आईएमईआई करप्ट मसले में आता है तो उसको हम हल कर सकते हैं, मसला हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी इलीगल एक्टिविटी में आते हैं तो हम फंस सकते हैं। ये हम आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरा काम है आप लोगों को टोटल हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, और मैं इंशाल्लाह जितना मुझे पता है मैं वो आप लोगों को सेम उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा।
आगे भी देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास जो है वो मज़ा कराएगी। अगर कोई किसी किस्म का इशू लगे या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर भी डिटेल में बता दूंगा। बाकी ये जो क्लास है इसकी जो फ़ाइल है आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ना इसको दोबारा से देख के समझ लें। ठीक है, कोई बात कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर बैठा हूँ। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।